धुलेरा, जो देश की पहली ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है, उसे दुबई, शेंजन और सोंगडू जैसा बनाया जा रहा है। इससे ये न सिर्फ देश के बल्कि दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक बन पाएगा। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन हब के रूप में भी स्टैब्लिश करने पर तेजी से काम कर रही है सरकार, जिसे अभी ग्राउंड पर भी देखा जा सकता है। इसमें पॉलिसी, टैक्स इंसेंटिव्स के साथ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, एयरपोर्ट, सी पोर्ट, एक्सप्रेसवे के साथ मॉडर्न सिटी लेआउट और यूटिलिटीज वाला। अभी क्योंकि ये शुरुआती स्टेजेस पर है, तो इसे काफी कुछ सीखना पड़ेगा दूसरे शहरों से, जिनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आगे। क्या ये सच में इनके जैसा फ्यूचरिस्टिक बन पाएगा या नहीं, और ऐसा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा उन्हें, क्या सीख सकता है उनसे, ये भी देखेंगे आज। दुबई, शेंजन और सोंगडू की ग्रोथ स्टोरी अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग रही है, जो इतने बड़े चैलेंजेस को भी ओवरकम कर पाई। इनको देखने से हमें पता चलेगा कि कैसे एक नई सिटी को ग्लोबल ट्रेड हब बनाया जाता है। धुलेरा की शुरुआत तो अभी अच्छी हुई है, जिसमें हजारों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट भी देखने को मिल रहा है, लेकिन देखना ये होगा कि क्या ये ऐसे ही कंटिन्यू रह पाएगा इतना बड़ा शहर बनने के लिए। ऐसे ही अगर चलते रहे तो टारगेट पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। धुलेरा की लोकेशन है अहमदाबाद से लगभग 110 किलोमीटर दूर। 22 गांव का एरिया है, 920 स्क्वायर किलोमीटर का, जहां इसके लिए स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन SIR स्थापित किया स्टेट गवर्नमेंट ने, जो कि उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। अब दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर DMIC के आने से उसका एक जरूरी भाग भी बन पाया है। इसे देश की पहली ऐसी सिटी बनाना सोचा गया जो दुनिया के मेजर शहरों के साथ कम्पीट कर पाए, जैसे दुबई और शेंजन जिसकी हमने बात की। ये दोनों अपने वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के दम पर दुनिया में फेमस हैं। इसलिए यहाँ जोरदार इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। धुलेरा में सरकार प्राइवेट कंपनीज और इन्वेस्टर्स के साथ मिलकर 3000 करोड़ से ज्यादा लगा चुकी है रोड्स, यूटिलिटीज और बेसिक सर्विसेज बनाने के लिए। ऐसे ही इन्वेस्टर्स जो यहाँ आना चाहते हैं, उनकी मदद कर रहा है नेस्टोरिया ग्रुप, आज का हमारा स्पॉन्सर, ताकि उनको बेहतर रिटर्न मिल सके और धुलेरा भी जल्दी से डेवलप हो पाए। सरकार कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है, जैसे एक मेजर एक्सप्रेसवे अहमदाबाद तक और एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी। इससे ये रोड, एयर और पोर्ट जो गल्फ ऑफ खंबत के पास बनेगा, तीनों से कनेक्ट हो पाएगा, जो कि काफी जरूरी है इसकी सक्सेस के लिए। टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करने के लिए इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स लगाया जाएगा, खासकर पानी, बिजली और वेस्ट मैनेजमेंट में। इसे ऑटोमेट करके जो भी डिलेज और टाइम वेस्टेज होता है उन्हें बचा पाएंगे वो। सस्टेनेबिलिटी के लिए भी यहाँ शुरुआत से स्मार्ट ग्रिड, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और सोलर प्लांट्स लगाए गए। इसके ट्रांसपोर्ट में भी EVs और पब्लिक ट्रांजिट जैसे मेट्रो, BRTS का भी भारी उपयोग होगा। डीजल, पेट्रोल से जितना दूर रहेंगे उतना बढ़िया होगा। इन्हीं सब से और सरकार के कमिटमेंट से कई बिजनेसेस ने इन्वेस्ट किया है यहाँ पर, या अनाउंस कर दिया। सिर्फ देश के ही नहीं बल्कि फॉरेन इन्वेस्टर ने भी अपना इंटरेस्ट दिखाया है यहाँ पर। रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग $5 बिलियन यानी 41,000 करोड़ रुपए का FDI अब तक अनाउंस या कमिट किया जा चुका है। जैसे सेमीकंडक्टर्स में माइक्रोन टेक्नोलॉजी $2.7 बिलियन या 23,000 करोड़ रुपीस लगाएगी। टाटा ग्रुप और PSMC 91,000 करोड़ लगाने का प्लान कर रहे हैं, और ऐसी कई और कंपनीज भी हैं। EVs की बात की जाए तो टेस्ला भी अपनी पहली फैक्ट्री देश में यहीं एक्सप्लोर कर रही है। अगर ऐसा होता है तो दुनिया की सबसे एडवांस्ड EV टेक्नोलॉजी यहाँ आ जाएगी, जिससे काफी फायदा देखने को मिलेगा। Hyundai और सुजुकी भी DMIC जोन में अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा रहे हैं, जिससे ये रीजन फ्यूचर में एक EV हब के रूप में भी उभर सकता है। रिन्यू पावर बड़े सोलर प्रोजेक्ट्स डेवलप कर रही है। सीमेंस यहाँ स्मार्ट ग्रिड सॉल्यूशंस में भी इन्वेस्ट करेगी, और ऐसे कई छोटे बिजनेसेस भी आएंगे। पोर्ट कनेक्टिविटी को देखते हुए दुबई की DP वर्ल्ड यहाँ एक लॉजिस्टिक्स पार्क्स में इंटरेस्ट भी दिखा रही है। इन सब का मतलब है जॉब्स की बारिश। 8 से 10 लाख एस्टिमेटेड जॉब्स अगले 20 सालों में आएंगी। काफी अच्छी बात होगी। फिर ये देश की टॉप जॉब क्रिएटिंग सिटीज में आ जाएगी। फिर ये सरकार अपना पॉलिसी फ्रेमवर्क भी इन्वेस्टर फ्रेंडली बना रही है। 100% FDI मैन्युफैक्चरिंग, IT जैसे सेक्टर्स में, और एक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, ताकि अप्रूवल्स फटाफट हो सके। टैक्स ब्रेक, सब्सिडीज भी दे रही है, जो तरीके काफी हद तक शेंजन और दुबई की तरह हैं, जहां शुरुआत में ही बिजनेसेस को लुभाने के लिए ऐसे बड़े बड़े इंसेंटिव दिए जाते थे, अभी भी दिए जाते हैं काफी हद तक। तो आज की डेट में धुलेरा में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का काम तेजी से चल रहा है, सड़कें, यूटिलिटीज वगैरह में। इनका विजन 2040 ये कहता है कि यहाँ 20 लाख की पॉपुलेशन हो, ज्यादातर स्किल्ड, और $30 बिलियन यानी 2.5 लाख करोड़ रुपीस का इकोनॉमिक आउटपुट भी देखने को मिले। देश की सबसे बड़ी सिटी में से एक बन जाएगी, लेकिन इसके लिए यही स्पीड बरकरार रखनी पड़ेगी। ऐसा करने के लिए इसे दुनिया की मेजर सिटी से सीखना पड़ेगा,
कि उन्होंने ये मुकाम कैसे हासिल किया। सबसे पहले दुबई की बात करते हैं। इसका नाम सुनते ही ऊंचे स्काईस्क्रेपर्स, लग्जरी कार्स, घर, होटल्स, बीचेस और आइलैंड्स ध्यान में आने लगते हैं। लेकिन 50-60 साल पहले यहाँ कुछ भी नहीं था। एक छोटा सा मछली पकड़ने वाला गांव था बस। ऑयल की खोज भी 1960s में शुरू हुई थी, मगर देखते ही देखते उन्होंने अपने आप को वर्ल्ड ट्रेडिंग हब की तरह एस्टैब्लिश कर दिया कि दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं काम और टूरिज्म के लिए। 1901 में शेख मखदूम ने इसे फ्री पोर्ट घोषित किया, जहां इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर कोई टैक्स नहीं था। ये पहला बिजनेस फ्रेंडली स्टेप था इनका, जिससे ईरान के मशहूर पोर्ट से कई ट्रेडर्स इधर शिफ्ट हो गए। ऑयल के भरोसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग की गई, जैसे 1979 में जेबल अली पोर्ट बनाना। सालों में इसको इतना एक्सपैंड किया है कि आज ये दुनिया के सबसे व्यस्त पोर्ट्स में से एक है। 1985 में एमिरेट्स एयरलाइंस भी शुरू की उन्होंने, ग्लोबल कनेक्टिविटी को सुधारने के लिए, जो आज सबसे बड़ी एयरलाइंस में आती है। ये सब करने का रीजन था डाइवर्सिफिकेशन, ताकि ऑयल पर कम डिपेंडेंट रहे वो। 1990 तक दुबई की जीडीपी में ऑयल 24% से गिरकर सिर्फ 7% रह गया। आज टूरिज्म, ट्रेड, फाइनेंस, रियल एस्टेट इसकी इकोनॉमी का इंजन माने जाते हैं। जीडीपी आज $134 बिलियन या 12 लाख करोड़ रुपए के करीब है, 36 लाख आबादी के साथ, जिसमें ज्यादातर लोग दूसरे देशों से आए हैं, 80% से भी ज्यादा। पर कैपिटा इनकम और लाइफस्टाइल में ये मिडिल ईस्ट में टॉप पर आती है। दुबई को स्मार्ट सिटी बनाना कोई एक दिन का काम नहीं था, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग और बोल्ड इन्वेस्टमेंट का नतीजा था। 2000s में इधर ई गवर्नेंस और टेक्नोलॉजी एडॉप्शन पर भी ध्यान देना शुरू किया। गवर्नमेंट सर्विसेज 100% डिजिटल और पेपरलेस करने का टारगेट रखा, जो उन्होंने 2021 में कर भी दिखाया। अब किसी भी सरकारी काम में एक भी कागज का इस्तेमाल नहीं होता, सब डिजिटल ही होता है। ये दिखाता है कि इधर सरकार चाहती थी कम से कम इश्यूज आए लोगों और बिजनेसेस को, और एफिशिएंट काम हो सके। ये एक बहुत बड़ा स्टेप होता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। आज इधर रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जो है वो एआई से ट्रैफिक मैनेज भी कर रही है। सिग्नल्स को ट्रैफिक के हिसाब से एडजस्ट करना, स्मार्ट पार्किंग वगैरह, जिससे ट्रैफिक जैम्स में 25% तक कमी देखने को मिली है। प्लान ये है कि 2030 तक 25% गाड़ियां बिना ड्राइवर के भी चलने लगेंगी, सेल्फ ड्राइविंग, जिससे ये मोबिलिटी में भी वर्ल्ड लीडर बन सकेगा। शुरुआती दिनों से लेकर अभी तक दुबई ने हमेशा से दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को खुल के वेलकम किया है। कई फ्री जोन्स बनाए 100% फॉरेन ओनरशिप के साथ और टैक्स ब्रेक्स के साथ, जैसे जबल अली फ्री जोन, दुबई इंटरनेट सिटी, दुबई मीडिया सिटी वगैरह। इसलिए कई कंपनीज ने इधर अपने हेडक्वार्टर्स भी स्टैब्लिश करने का सोचा। हर इंडस्ट्री के जायंट्स आए, फाइनेंस में HSBC, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, टेक में माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और मैन्युफैक्चरिंग में ज्वेलरी और IT हार्डवेयर भी। FDI में दुबई टॉप परफॉर्मर रहा है। 2022 में $12.8 बिलियन या 1.1 लाख करोड़ रुपीस, पिछले साल से 80% ज्यादा, यानी स्पीड भी बढ़ रही है अभी इनकी इन्वेस्टमेंट्स की। अब ये AI और एडवांस टेक सेक्टर्स में फोकस कर रहे हैं, जो नई टेक्नोलॉजी को इतनी तेजी से इंप्लीमेंट करने वाली दूसरी सिटी बन गई दुनिया में, यानी सिर्फ एक और सिटी से तेज एडवांस टेक्नोलॉजी पर इन्वेस्ट कर रही है। तो ऐसे टेक इनोवेशन हब बनने से दुनिया भर से लोग आने लगे इधर और अपने अपने बिजनेसेस और स्टार्टअप्स पे भी काम करने लगे। अपने आप को वो सिटी ऑफ फ्यूचर मानते हैं, तो ये सब करना जरूरी बन जाता है इसके लिए। इसलिए वो हर ऐसे नए आइडिया में घुसने के लिए तैयार रहते हैं, जिसे बाकी लोग ट्रेंड या इलॉजिकल बोलकर नकार देते हैं। लेकिन उनको पता है कि इन एक्सपेरिमेंट्स में से अगर एक भी सक्सेसफुल हो गया तो पूरी इंडस्ट्री में लीडर बनने की क्षमता रखते हैं। जैसे ड्रोन टैक्सीज की टेस्टिंग हो, या रोबोटिक पुलिस का ट्रायल, या हाइपरलूप का प्लान। तीनों में से कोई भी अभी फुली सक्सेसफुल नहीं हो पाया, लेकिन ये दिखाते हैं कि वो रिस्क टेकिंग में पीछे नहीं हटते। एक तरफ बुर्ज खलीफा जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, तो दूसरी तरफ हैप्पीनेस मीटर जैसी चीजें दिखाती हैं कि ये सिटीजन एक्सपीरियंस को भी नाप रहे हैं। तो इनसे जो बड़े लेसन्स ढोलेरा ले सकती है वो है, पहले तो खुले दिल से इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करो, वर्ल्ड क्लास इंफ्रा बनाओ और गवर्नेंस को डिजिटल कर दो, ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़े और लोगों को भी कन्वीनियंस मिले। अगर आने वाली टेक्नोलॉजी पर इन्वेस्ट करेंगे तो लोग और बिजनेस आएंगे इधर उसे बिल्ड करने के लिए, तो इससे आपकी सिटी भी ग्रो होगी और इकोनॉमी भी। शेंजन की बात करें तो वो भी दुबई से कम नहीं है। 1970 के दशक तक सिर्फ 30,000 लोग का एक छोटा सा टाउन होता था, जो हांगकांग के पास था, लेकिन विकास में काफी दूर। फिर चाइना के लीडर डेंग शाओपिंग ने इसे चाइना का पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ घोषित किया। बस फिर क्या था, यहाँ नए रिफॉर्म्स टेस्ट होने लगे, फॉरेन इन्वेस्टर्स का स्वागत किया, कम टैक्सेस, इजी परमिट्स के साथ। हांगकांग जो मेजर ट्रेडिंग और फाइनेंस सेंटर था,
उसके बिजनेसमैन ने तुरंत पहचाना इसको और आने लगे भारी मात्रा में। 1980-90 के दौरान हजारों फैक्ट्रीज की लाइन लग गई हांगकांग और दुनिया भर से आए पैसे से। इसने शेंजन को जल्द ही एक एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग हब भी बना दिया कि 2005 तक इसकी जीडीपी का 53% हिस्सा सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग से बनाने लगा। चाइना का वेयर हाउस कहा जाने लगा इसे, लेकिन सरकार अब इसे स्मार्ट सिटी बनाना चाहती थी। हाईटेक इंडस्ट्रीज और इनोवेशन सेंटर की तरह डेवलप करना शुरू किया इसे। उसके बाद शेंजन ने अपनी R&D स्पेंडिंग 3.3% ऑफ जीडीपी से बढ़ाकर 5.8% कर दी, चाइना में हाईएस्ट। इसका नतीजा ये हुआ कि यहाँ नॉलेज इकोनॉमी फूट पड़ी और आज 14,000 से ज्यादा हाईटेक कंपनीज मौजूद हैं, हुआवे, टेंसेंट और DJI जैसी भी। इसको चाइना की सिलिकॉन वैली कहा जाने लगा, जो कुछ ही साल पहले वेयर हाउस कहते थे। शेंजन की जीडीपी अब इतनी बढ़ गई है कि वो दुनिया की टॉप 10 सिटी इकोनॉमीज में आती है $482 बिलियन या 41 लाख करोड़ रुपए के साथ। 1.78 करोड़ पॉपुलेशन है, जो चाइना और दुनिया के भी दूसरे हिस्सों से आए हैं। यहाँ लोग नौकरी की तलाश में। काफी अपॉर्चुनिटीज और टॉप चाइनीज यूनिवर्सिटीज भी हैं यहाँ। इसमें अपने पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काफी इन्वेस्ट किया है कि आज ये अर्बन मोबिलिटी का चमकता उदाहरण बन सकता है। 2017 में दुनिया का पहला ऐसा शहर बन गया जिसकी सारी पब्लिक बसेस, लगभग 16,000, पूरी तरह से इलेक्ट्रिक थी। डीजल बसेस खत्म कर दी। इससे पॉल्यूशन तो कम हुआ ही, शोर भी ड्रामेटिकली रिड्यूस हुआ। इतना ही नहीं, 22,000 टैक्सीज भी कुछ ही सालों में ये फुली इलेक्ट्रिक करेंगे, ये प्लान है इनका। लोकल सरकार का बड़ा रोल रहा है इसकी ग्रोथ में। पहले SEZ बनाकर फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बनाया, फिर जब ग्रोथ चैलेंजेस आए और 2000 में वेजेस बढ़ने लगी, तब पॉलिसी शिफ्ट करके हाईटेक और इनोवेशन पर फोकस किया। ऐसे पिवट करना इतना आसान नहीं होता इतने बड़े शहर के लिए, लेकिन वो सरकार ने कर दिखाया, जो कि कमेंडेबल है। R&D ग्रांट्स दिए, पेटेंट फाइलिंग्स में सब्सिडीज, वेंचर कैपिटल फंड सेटअप किए, जिससे हुआवे, टेंसेंट जैसे जायंट्स निकल पाए। आज इधर स्टार्टअप इकोसिस्टम इतना वाइब्रेंट है कि 30 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स मौजूद हैं सिर्फ एक शहर में। तो इससे ढुलेरा भी सीख सकता है कि कैसे इनोवेशन, R&D पर फोकस करके ग्रोथ पाई जा सकती है और कब पॉलिसी चेंज करनी चाहिए जब सूटेबल हो। ज्यादा वेट करोगे तो वो सिटी डिक्लाइन में जाने में ज्यादा देर नहीं लगाएगी। एजाइल और फ्लेक्सिबल होना पड़ता है इसके लिए। लास्ट एग्जांपल देखते हैं सोंगडू, साउथ कोरिया का। ये इंटरनेशनल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बना है इंचियोन शहर में, जो साउथ कोरिया के वेस्टर्न कोस्ट में पड़ता है। ये पूरी तरह से जीरो से बनाई गई प्लांट सिटी है, बिल्कुल ढोलेरा की तरह। 2003 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ और अगले 15-20 सालों में इसने धीरे धीरे अपनी शक्ल ली। इसको दुनिया के सबसे एम्बिशियस प्राइवेट रियल एस्टेट डेवलपमेंट में से भी एक माना जाता है, जिसे एक अमेरिकन डेवलपर गेल इंटरनेशनल और कोरियन सरकार ने मिलकर शुरू किया। 1500 एकड़ जमीन जेलो सी से रिक्लेम की और पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट आई $40 बिलियन, यानी 3.5 लाख करोड़ रुपीस। काफी बड़ा रिस्क और विजन दोनों ही थी। साउथ कोरिया के उस वक्त राष्ट्रपति ली म्यूंग बक ने 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद ग्रीन इंफ्रा में पैसे लगाना जरूरी समझा, जिसमें लो कार्बन, सस्टेनेबल, हाईटेक सिटी सोंगडू जैसे उभर के आई, जिससे वो दुनिया को अपनी इनोवेशन शक्ति भी दिखा सके। टेम्परेचर, एनर्जी कंजम्पशन, ट्रैफिक, हर जगह सेंसर लगाकर मॉनिटर करना शुरू किया और शहर का 40% एरिया पार्क्स, गार्डन्स और ओपन स्पेस को दिया, जो किसी भी शहर में मिलना मुश्किल होता है। अब वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम भी काफी मॉडर्न है, जहां सड़कों पर कूड़ा उठाने वाले ट्रक्स नहीं दिखेंगे आपको। हर बिल्डिंग के नीचे वेस्ट के लिए पाइप्स लगी हैं। घर का कूड़ा पाइप में फेंक दो तो वो वैक्यूम खींचकर सीधा एक सेंट्रल प्रोसेसिंग फैसिलिटी में भेजा जाता है। वहां पे वो ऑटोमेटिक सॉर्ट, ट्रीट और रिसाइकिल होता है। प्लान ये है कि इस प्रोसेस वेस्ट से एनर्जी जनरेट करके वापस सिटी को दी जाए। अब इस पर काम चल रहा है, मगर कॉन्सेप्ट काफी एडवांस्ड है। सोंगडू को जब अथॉरिटी शुरू कर रही थी, उनको ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था, बल्कि उसे लोगों को आकर्षित भी करना था। ये हमेशा एक चैलेंज रहा है। ग्रीनफील्ड सिटीज के साथ बिल्ड एंड दे विल कम वाला मंत्र हमेशा नहीं काम करता। स्टार्टिंग में ये भी इस मामले में चूक गए थे। 2009 में ऑफिशियल लॉन्च होने के 5-6 साल बाद तक भी सिटी काफी खाली खाली सी थी। सिर्फ 20% कमर्शियल स्पेस भर पाया। बहुत सी बिल्डिंग्स वेकेंट थी, जो गोस्ट टाउन की लुक देती थी। लोग सोच रहे थे वो सोल जैसी बड़ी सिटी छोड़कर क्यों जाए इस नई जगह, जो भी प्रूव भी नहीं हो पाई। फिर इसे निपटाने के लिए डेवलपर्स और सरकार ने बड़े कदम लिए, जैसे हाई क्वालिटी स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज खोलना। ऐसी 4 बड़ी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज ने अपने कैंपसेस यहाँ खोले, जिसमें स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क, जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा जैसे नाम शामिल थे। ये पहली बार था जब कोरिया में फॉरेन यूनिवर्सिटीज को खुल के ऑपरेट करने दिया गया, वो भी गवर्नमेंट ने खुद स्पॉन्सर किया कुछ हद तक। आइडिया ये था कि स्टूडेंट्स को लाना यहाँ
यहाँ ज्यादा आसान होगा, जिनके आने से एक वाइब्रेंट कल्चर भी बनेगा और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी बसने लगेगी। ना सिर्फ कोरियन बल्कि दूसरी कंट्री से भी स्टूडेंट ने इधर एडमिशन लेना शुरू किया भारी तादाद में। दूसरा बड़ा स्टेप था टैक्स इंसेंटिव्स और सब्सिडीज। सोंगडू जो इंचियोन फ्री इकोनॉमिक जोन का हिस्सा बनाया गया, जहां कंपनीज को आने के लिए जबरदस्त फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिले, जैसे 10 साल तक कोई लोकल प्रॉपर्टी टैक्स नहीं, उसके अगले 3 साल तक सिर्फ 50% टैक्स। जिन कंपनीज में 30% से ज्यादा फॉरेन शेयर है, उनके एम्प्लॉयज को रहने के लिए सब्सिडीज, प्रमोशंस पर रिवॉर्ड्स, ये सब। स्मॉल और मीडियम कंपनीज के लिए रेंट में भी डिस्काउंट। ये सब सुनकर कई बड़े और छोटे बिजनेसेस आने लगे। सरकार ने एक तरीके से सेल चला दी थी सिटी की, जिसका असर देखने को मिला बाद में। आज इधर पॉपुलेशन 2 लाख के करीब पहुंच गई है, जो पहले के मुकाबले बहुत बेटर है, और इसको खुले हुए भी सिर्फ 15 साल ही हुए हैं। एरिया भी इसका बहुत छोटा है, सिर्फ 6 स्क्वायर किलोमीटर का, जहां 22,500 हाउसिंग यूनिट्स हैं, हाई राइजेस से लेकर गार्डन हाउसेस तक। सिस्को, 3M, BT ने अपने रीजनल हेडक्वार्टर्स भी यहाँ खोले हैं। तो सोंगडू ने यह दिखाया है कि स्मार्ट सिटी बनाना टेक्निकल मामला जितना है, उतना ही सोशल मामला भी है। एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है नए शहरों के लिए उन्होंने। धुलेरा में भी हाई क्वालिटी स्कूल्स, कॉलेजेस से इसको स्पीड अप किया जा सकता है। धुलेरा इसके अलावा भी काफी कुछ अप्लाई कर सकता है इन तीनों सिटीज से इंस्पिरेशन लेकर, जो उसके सबसे बड़े चैलेंज एग्जीक्यूशन और ऑक्यूपेंसी को सॉल्व कर पाए। यही चीजें दूसरे शहरों को भी फेस करनी पड़ी है कभी ना कभी। वो कैसे से निकलने में कामयाब रहे, ये जरूरी है समझना। सोंगडू की तरह इंश्योर करना होगा कि लोग और कंपनीज वहां आए। पॉलिसी स्टेबिलिटी भी जरूरी है। शेंजन को बीजिंग की पॉलिसी सपोर्ट 40 साल तक मिली कंसिस्टेंटली, तब वो आगे बढ़ पाया। धुलेरा को भी स्टेट और सेंट्रल लेवल पर लंबे समय तक सपोर्ट चाहिए होगी। टाइम लगेगा उसको आत्मनिर्भर बनने में। फंडिंग भी सस्टेन चाहिए। दुबई ने बूम बस्ट साइकिल्स देखे हैं, 2009 का डेट क्राइसिस, 2020 पैंडेमिक, पर फिर भी अपने विजन को रुकने नहीं दिया और प्रोजेक्ट्स भी चलते रहे उनके। धुलेरा को भी इकोनॉमिक डाउनटर्न्स में कॉन्फिडेंस बनाए रखना जरूरी होगा। टाइम लगता है किसी भी नए शहर को अपनी आइडेंटिटी बनाने में। दुबई और शेंजन जैसी इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज दोगे तो पैसे की कमी भी नहीं होगी। दुबई ने टैक्स फ्री जोन्स और वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज दी। शेंजन ने इंसेंटिव्स और चीप लेबर का कॉम्बो दिया। नतीजा ये कि $1 बिलियन खुद चल कर आए यहाँ। धुलेरा ने भी शुरुआत सही की है। 100% FDI अलाउड, सिंगल विंडो क्लियरेंस, टैक्स ब्रेक्स वगैरह। अब जरूरत है इन पॉलिसीज को कंसिस्टेंटली इंप्लीमेंट करने की और ब्यूरोक्रेसी को हल्का रखने की। एक और चीज जो शेंजन ने की वो थी एंकर इन्वेस्टर्स लाना। शुरुआत में हांगकांग के मैन्युफैक्चरिंग आए, जिससे सप्लाई चेन जंप आई। धुलेरा में 1-2 एंकर फैक्ट्रीज जैसे टाटा PSMC फैब या टेस्ला EV प्लांट शुरू हो जाए तो उसके आजू बाजू पूरी वैल्यू चेन आकर बस जाएगी खुद ही। स्मार्ट सिटी का मतलब सिर्फ IT पार्क्स बनाना नहीं, बल्कि इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना भी होता है। दुबई ने 1970s 80s में जब पोर्ट, एयरपोर्ट, हाईवेज बनाए, उसी का फायदा उनको इतने सालों तक मिलता रहा। धुलेरा को भी अपना एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, पोर्ट टाइमली कंप्लीट करके ऑपरेशनल बनाना पड़ेगा। गुड न्यूज ये है कि एक्सप्रेसवे ऑलमोस्ट बनकर तैयार है और एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन भी तेजी से चल रही है। अगले साल तक खुल जाएंगे ये दोनों ही। स्मार्ट टेक्नोलॉजी के मामले में सोंगडू और दुबई दोनों से ही कुछ इंटरेस्टिंग आइडियाज लिए जा सकते हैं। सोंगडू का वेस्ट सिस्टम एकदम कटिंग एज है। धुलेरा में भी सेंट्रलाइज्ड वेस्ट डिस्पोजल प्लान किया गया। शुरुआत में शायद ट्रक्स रहेंगे, लेकिन फ्यूचर में न्यूमेटिक ट्यूब्स कंसीडर की जा सकती हैं अगर वो वायबल हो फाइनेंशियली और अदरवाइज। दुबई की ई गवर्नेंस जहां हर सर्विस डिजिटल देती है, उसे धुलेरा में भी इंप्लीमेंट करे तो सिटीजंस और बिजनेस को बहुत सुविधा मिलेगी। लैंड रिकॉर्ड, यूटिलिटी बिल्स, ग्रीवेंसेस सब ऑनलाइन हैंडल हो पाएगा। EV एडॉप्शन और EV बसेस भी अच्छा एग्जांपल है ट्रांसपोर्टेशन को मॉडर्न और सस्टेनेबल बनाने का। शेंजन की तरह टेक एजुकेशन और इंक्यूबेटर्स बनाकर इनोवेशन पर फोकस किया जा सकता है। इसके अलावा सोंगडू की कहानी बताती है कि सब कुछ गवर्नमेंट नहीं कर सकती और सब कुछ प्राइवेट मार्केट पर भी नहीं छोड़ा जा सकता। दोनों का कोऑर्डिनेशन चाहिए किसी भी चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए, तभी ये चीज अच्छे से हो पाती है। धुलेरा में स्पेशल पर्पस व्हीकल स्ट्रक्चर बना है, धुलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड, जिसमें स्टेट, सेंट्रल और प्राइवेट स्टेक होल्डर्स तीनों मौजूद हैं। यही सही रास्ता होगा गवर्नेंस में। लोकल ऑटोनॉमी भी होगी और प्राइवेट एफिशिएंसी भी। सोंगडू में एक प्राइवेट डेवलपर लीड पे था, जिससे एग्जीक्यूशन तेज हो पाया, पर ऑक्यूपेंसी लाने में गवर्नमेंट को हाथ बढ़ाना पड़ा। धुलेरा में भी इनिशियल मार्केटिंग और इन्वेस्टर आउटरीच के लिए पब्लिक प्राइवेट दोनों को लाना पड़ेगा, जो कि हमें देखने को भी मिल रहा है। वाइब्रेंट गुजरात जैसे समिट्स पे धुलेरा को हाईलाइट किया जा रहा है। दुबई हर साल एक्सपो, एयर शो जैसे इवेंट्स करता है, जिससे लोग सिटी देखने आते हैं दूर दूर से और बिजनेस भी बढ़ता है। धुलेरा फ्यूचर में इंटरनेशनल एक्सपोज होस्ट करने की सोच सकता है, जैसे ग्रीन एनर्जी समिट या स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपो वगैरह। आखिर में शहर जो है वो लोगों के लिए ही होता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ पे फोकस करना बहुत जरूरी है उनके लिए। देश के सारे मेजर शहर बुरे इंफ्रास्ट्रक्चर से जूझ रहे हैं। अगर धुलेरा अच्छा ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करता है लोगों को, तो वो इधर आना शुरू कर देंगे बड़ी तादाद में। उनकी भी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो जाएगी। दुबई ने अपने आप को सेफ, मॉडर्न और एक लाइफस्टाइल सेल किया। लो क्राइम, हाई
क्वालिटी इंफ्रा, मॉल अट्रैक्शन वगैरह के साथ। शेंजन ने जॉब अपॉर्चुनिटीज और यूथ सेंट्रिक कल्चर पर फोकस किया और सोंगडू ने स्कूल, यूनिवर्सिटीज और इंफ्रा पर। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि नई ग्रीनफील्ड सिटी बेहतरीन बन सकती है अगर इन चीजों पर अच्छे से काम किया जा सके, एक सेंट्रल थीम हो उसका और उस पर वो रिलेंटलेस काम करते रहे। ना सिर्फ देश के सबसे बड़े शहरों में से एक बल्कि दुनिया में से भी बन पाएगा। अभी तक सिटी लेआउट और यूटिलिटीज का ढांचा तैयार हो रहा है, कई बिजनेस ने इन्वेस्ट भी किया है और हजारों करोड़ों के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। उम्मीद ये है कि एक सफल शहर बन पाएगा नियर फ्यूचर में। अगर आप भी मिस आउट नहीं करना चाहते हो और इन्वेस्ट करना चाहते हो, चाहे वो छोटा अमाउंट भी हो, उसके लिए आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा नेस्टोरिया ग्रुप को नीचे दिए गए नंबर से। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।